दो पेशेंट्स को स्टेज 4 कैंसर है। एक पेशेंट के परिवार के लिए सब कुछ ही हफ्तों या महीनों में नेगेटिवली बदल जाता है, लेकिन दूसरा पेशेंट उसी स्टेज 4 बीमारी के साथ 5 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा लंबा सर्वाइव करता है। सेम स्टेज, फिर इतनी अलग कहानी क्यों? क्योंकि स्टेज 4 पूरा डायग्नोसिस नहीं है। स्टेज केवल ये बताता है कि कैंसर फैल चुका है, ये कितनी तेजी से बढ़ेगा, उसकी कौन सी कमजोरी यानी कि म्यूटेशन ट्रीटमेंट या टैबलेट से टारगेट हो सकती है और आगे कितने इफेक्टिव रास्ते उपलब्ध हैं, ये उसकी बायोलॉजी और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बताती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, लंबा सर्वाइवल हमेशा पहली दवा तय नहीं करती। कई बार असली फर्क प्रोग्रेशन के बाद लिया गया अगला स्टेप करता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दो पेशेंट्स को स्टेज 4 लंग कैंसर है। बाहर से रिपोर्ट्स के आधार पे लगभग बहुत एक जैसे कैंसर दिखते हैं, लेकिन एक पेशेंट की रिपोर्ट्स में ऐसी मॉलिक्यूलर म्यूटेशन मिलती है जिसको कि हम टैबलेट से टारगेट कर सकते हैं। दूसरे पेशेंट में वह टारगेट नहीं मिलता। अब दोनों की स्टेज वही है, दोनों को लंग कैंसर है, बट ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स और आगे की जर्नी दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। ये पहला बड़ा ट्रूथ है। स्टेज बताती है कैंसर कहाँ तक गया, बायोलॉजी बताती है कि ये कितना अग्रेसिव है और इसका आगे का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। लेकिन केवल म्यूटेशन मिलना भी इसका पूरा जवाब नहीं है। कुछ पेशेंट्स टारगेटेड थेरेपी से लंबे समय तक कंट्रोल में रहते हैं, कुछ इम्यूनोथेरेपी से लंबे समय तक कंट्रोल में रहते हैं, कुछ हार्मोन बेस्ड ट्रीटमेंट से लंबे समय तक कंट्रोल रहते हैं, कुछ ओरल कीमोथेरेपी से लंबे समय तक कंट्रोल में रहते हैं, इसको मेट्रोनोमिक थेरेपी बोलते हैं। और कई पेशेंट्स इसलिए लंबा सर्वाइव करते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन यानी कि एक ट्रीटमेंट के बाद सेकेंड लाइन ऑप्शन बहुत अच्छी अवेलेबल होती है। इसलिए लंबा सर्वाइवल कई बार किसी एक मिरेकल ड्रग की कहानी नहीं है, ये एक के बाद एक लिए गए सही डिसीजंस और सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट की कहानी है। मान लीजिए एक पेशेंट की बीमारी फर्स्ट लाइन टैबलेट से कंट्रोल हो गई। पेशेंट काम पे जा रहा था, परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा था और बाकी बीमारी भी कंट्रोल हो गई। कुछ साल बाद स्कैन में केवल एक जगह स्पॉट पड़ा, इसको बोलते हैं ओलिगो प्रोग्रेशन। अब यहाँ दो रास्ते बनते हैं। पहला चॉइस कि पूरी दवाई बदल दो, दूसरा चॉइस केवल उस ओलिगो प्रोग्रेशन को हम हाई इंटेंसिटी रेडियोथेरेपी देके वी कंटिन्यू व्हाट मेडिसिन वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओलिगो प्रोग्रेशन। कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में ओलिगो प्रोग्रेशन में ये दूसरा रास्ता ज़्यादा समझदारी वाला हो सकता है। इट कैन गिव अगेन लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि एक स्पॉट बढ़ना या पूरी बीमारी जगह जगह बढ़ना, दोनों का आउटकम एक जैसा नहीं होता, तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी एक जैसी नहीं हो सकती। प्रोग्रेशन में उस पेशेंट की बायोलॉजी फिर बदल सकती है, रिपीट बायोप्सी या लिक्विड बायोप्सी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स बता सकती है, और तब दूसरी टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या कोई और टैबलेट उस टाइम पे इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस पेशेंट को जिसमें फर्स्ट लाइन थेरेपी दी, ओलिगो प्रोग्रेशन पे रेडियोथेरेपी हुई और जब रेजिस्टेंस आया तब सेकंड लाइन थेरेपी दी, उस पेशेंट को किसी एक दवाई ने कई साल नहीं दिए। उसे समय मिला क्योंकि हर मोड़ पर अगला सही रास्ता सही समय पे पहचान लिया गया। सो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट दैन डिसाइडिंग दैट वन मेडिसिन, यानी कि एक दवाई लॉन्ग सर्वाइवल डिसाइड नहीं करता है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी दवाई कब बदलनी है, किन आधार पे बदलनी है, लॉन्ग सर्वाइवल इन मैटर्स पे भी डिपेंड करता है। यहीं स्टेज 4 कैंसर की केयर कठिन हो जाती है क्योंकि स्कैन केवल डिजीज प्रोग्रेशन बताता है, लेकिन ट्रीटमेंट डिसीजंस इससे बनते हैं कि क्या बदला, यानी कि क्या म्यूटेशन हुआ, क्यों बदला, ये रेजिस्टेंस क्यों आया, कितनी तेजी से बदला, बाकी डिजीज कंट्रोल में है कि नहीं, और कौन कौन से ऑप्शंस अभी बाकी हैं, पेशेंट की टॉलरेंस कैसी है, उसके शरीर में शक्ति कैसी है। ये इतने सारे डिसीजंस मिलके डिसाइड होता है कि प्रोग्रेशन पे दवाई कौन सी चेंज करनी है और कब चेंज करनी है। सो स्कैन डिजीज़ की तस्वीर बताता है, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उस डिजीज़ के पीछे की तस्वीर बताता है। यही कैंसर केयर इसीलिए केवल प्रिस्क्रिप्शन नहीं रह जाती, ये एक जजमेंट कॉल बन जाती है, और यही जजमेंट्स पेशेंट का सर्वाइवल डिसाइड करते हैं। यानी कि 10 साल का जो सर्वाइवल फिगर है, ये पेशेंट के डायग्नोसिस वाले दिन तय नहीं होता, वह समय के साथ बनता है। पहले ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स से, फिर रेजिस्टेंस के पैटर्न से, फिर आगे अवेलेबल ऑप्शन से और जजमेंट कॉल से, और फिर इस बात से कि हर नए मोड़ पे सही डिसीजन कितनी जल्दी लिया गया। तो द पॉइंट इज कि सर्वाइवल का अनुमान कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जो पहले ही दिन तय कर दिया जाता है। ये रिस्पॉन्स, रेजिस्टेंस और आगे के अवेलेबल ऑप्शंस के साथ बदलता है, पेशेंट की टॉलरेंस के साथ बदलता है। ये वीडियो उम्मीद देने के लिए है, लेकिन झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं है। हर स्टेज 4 कैंसर में 10 साल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कुछ कैंसर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ पेशेंट्स डायग्नोसिस के समय ही बहुत अनवेल होते हैं, उनके शरीर में बहुत लो एनर्जी होती है, और कई बार बेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के बावजूद भी डिजीज कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन ये मान लेना कि स्टेज 4 कैंसर का मतलब केवल कुछ महीने है, ये आज के दौर में एक कंप्लीटली इनकम्प्लीट कंक्लूजन है। तो स्टेज 4 में अच्छे ट्रीटमेंट का मतलब केवल सही या अच्छी मेडिसिन चुनना नहीं है, लेकिन इसका मतलब है पहले से सोचना, अगर मेडिसिन काम करे तो कब तक चलानी है, अगर केवल एक स्पॉट बढ़े यानी कि ओलिगो प्रोग्रेशन है तो क्या करना है, अगर कई जगह डिजीज बढ़े तो क्या बदलना है, और अगला इफेक्टिव ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है। इसी बीच पैथोलॉजी, बायोमार्कर्स, रिपीट बायोप्सी, रेडिएशन, पैलिएटिव सर्जरी,
इनके डिसीजंस भी आते हैं, जो कि अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स जजमेंट कॉल टेकन बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स कॉल्ड एज ट्यूमर बोर्ड। यानी कि ट्रीटमेंट केवल आज की रिपोर्ट के लिए नहीं, पूरे जर्नी के लिए प्लान होना चाहिए। इसलिए स्टेज 4 में केवल ये मत पूछिए कितना समय बचा है, पूछिए मेरे कैंसर की एग्जैक्ट बायोलॉजी क्या है, आज के बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, और अगर वह काम करना बंद करें तो अगले मूव्स क्या हैं। क्योंकि पेशेंट्स को लंबे साल किसी एक मिरेकल मेडिसिन से नहीं मिलते, ये लंबे साल मिलते हैं हर मोड़ पे सही डिसीजन सही टाइम पे लेने से। तो स्टेज 4 कैंसर सीरियस है, लेकिन ये स्टॉप वॉच नहीं है, क्योंकि कभी कभी सर्वाइवल सही डिसीजंस की एक लंबी चेन होते हैं।